YouTube channel Judicial Adda Pe, and today in this video we are going to discuss the MPPC Judiciary previous year question paper. प्रीलिम्स के लिए है ये, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा और हम वन बाय वन सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उन लोगों के लिए जो एमपीपीसी जुडिशरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, इस साल प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जिसको भी आंसर आएगा, आप सभी से मैं जो क्लास में लाइव क्लास कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दोज हु नो द आंसर may raise your hand and may answer by speaking or by chatting. You may give your answer. चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। आंसर पहला है, क्वेश्चन पहला है, वारंट केस हैज बीन डिफाइंड एज अ केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इंप्रिजन फॉर लाइफ और इंप्रिजन फॉर अ टर्म। आप जानते हैं वारंट केस के बारे में, वारंट केस किसे कहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू नो। बहुत कम मैं डिटेल में जाऊंगा, बस आप सिर्फ आज हमारा ये है कि कोशिश ये रहेगी कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सके उतना ही बेहतर है। जाहिर सी बात है, वारंट केस में बहुत ही सीरियस नेचर के केस होते हैं, ये वारंट केस आपको पता है, और कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं, कॉग्निबल केस होते हैं, कॉग्निजेबल केस होते हैं। जाहिर सी बात है कि डेथ से रिलेटेड केस है, इम्प्रिजन फॉर लाइफ, उसमें सजा पनिशेबल क्या होती है, उसमें डेथ की पेनल्टी मिलती है, और इम्प्रिजन फॉर लाइफ यानी कि जीवन कारावास की सजा मिलती है। या अब वो पूछ रहे हैं कि और क्या मिलती है, यानी कि एक्सीडिंग 1 ईयर, इम्प्रिजन फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, इम्प्रिजन फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, इम्प्रिजन फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 इयर्स। क्या है इसका आंसर, क्या है? एक्सिस्टिंग 2 इयर्स, 2 साल से ज्यादा होता है। तो या करके इनमें तीनों में से कोई भी सजा आपको मिलेगी। अब हम लोग आगे देखते हैं, ऑफेंस ऑफ इंडियन पिनल कोड अदर देन मेंशन्ड इन सेक्शन 320 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आर, ये कहते हैं ऑफेंसेस, आईपीसी के जो ऑफेंसेस हैं, जो सेक्शन 320 में ऑफ सीआरपीसी है उसको छोड़ के क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कंपाउंडेबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, कंपाउंडेबल बाय द, ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन 164 सीआरपीसी का प्रोवाइड्स ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ क्या, कन्फेशंस, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 164 की बात, कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स, कन्फेशन एज वेल एज स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। कन्फेशन एंड मानी करिए सी। तो आप लोग आंसर देख के बता रहे हो या सच में पढ़े हो? पढ़ के बताया, तो देख के बताया था। तो मैंने तो देख के नहीं बताया था, मैं तो पढ़ के बताया था। हाँ, ये तो पढ़ रही बेचारी अभी, तो जो आता है वो बताता। हिमानी कह रही है, ओके। हिमानी, व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, जब ये कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तो लार्जेस्ट पीरियड फॉर विच एन एक्यूज्ड कैन बी डिमांडेड टू पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी में वो जो एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, कब तक रह सकता है? अगर मान लीजिए 15 दिन, 15 डेज, इजी क्वेश्चन है ये, पॉइंट टू पॉइंट वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। If a magistrate administers oath before recording the confession of an accused, confessional statement is good in law and admissible in evidence। ये कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले ओथ एडमिनिस्टर करता है एक्यूज्ड का, तो वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? स्नेहा कह रही है ए, गुड इन लॉ एंड एडमिसिबल इन एविडेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सही है। When investigation is not completed within the prescribed period of 90 days or 60 days, ये कह रहे हैं जब इन्वेस्टिगेशन जो है 90 डेज या 90 दिन या 60 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं किया जा सकता, जैसा भी केस हो, accused is in custody and accused is custody, और अभियुक्त जो कस्टडी में है, on expiry of the set period, 90 दिन या 60 दिन खत्म होने के बाद, if he is prepared to and does furnish bail, the accused is entitled to be क्या? अगर कह रहे हैं released on bail with the consent of magistrate, अच्छा ठीक है, है, डिफॉल्ट बेल माना जाएगा एज उसको 167 का क्लॉज 8 में जो प्रोविजन दे रखा है सर, उसमें है कि डिफॉल्ट बेल माना जाएगा अगर उसका ये मतलब कि ये रिकॉर्ड नहीं हो पाती है तो। ठीक है। अच्छा, ये 90 दिन या 60 दिन दो पीरियड क्यों है सर? ये जुडिशियल रिमांड पे है कि अगर आपका 60 दिन में अगर आप नहीं, आप मतलब की अक्यूज्ड की स्टेटमेंट आप नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से, तो आप उसके बाद एक्सटेंडेड पीरियड 90 डेज तक ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है।
गुड। कशिश, हाँ देखो तैयारी करने से यही होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है। Under the provision of section 125 subsection 4 CRPC, who of the following cannot claim maintenance from her husband? 124 125 subsection 4 CRPC का इनमें से नीचे लिखित में कौन है जो हस्बैंड से क्लेम मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती? सर बी, तो बी कह रही है वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। कोशिश कह रही वाइफ हिमसेल्फ अर्निंग मनी, वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, अगर म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेट रह रही है वाइफ तो वो क्लेम मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती 125 सबसेक्शन 4 में। ये वाला हो गया हमारा। जुरिसडिक्शन टू ग्रांट बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी, वेस्ट स्मिथ किसके पास है जुरिसडिक्शन बेल देने के, बेल ग्रांट करने के लिए 438 के सेक्शन के अंडर में? सर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग। अच्छा ठीक है, गुड। एंटिसिपेटरी बेल किसे कहते हैं? सर एंटिसिपेटरी बेल वो कहते हैं कि सपोज किसी बंदे को प्रिजम्पशन है कि उसको अरेस्ट हो जाएगा वो, तो उससे पहले वो एंटिसिपेटरी बेल अपनी कोर्ट में दायर कर देता है कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल आप ग्रांट कर दीजिए। तो सर ये क्योंकि सर पहले यूपी में नहीं था, अब यूपी में भी हो गया एंटिसिपेटरी बेल का, अब अलाउ होने लगी है सर एप्लीकेशन। ठीक कह रही है भाई अति। एनीवन एल्स? Yes, sir. ओके ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। Compounding of offense under the provisions of CRPC results in that criminal case acquittal of accused, discharge of accused, acquittal only if the charges have been framed, discharge only if the charges have been framed. Sir, first acquittal of the accused. ठीक है। Period of limitation to take cognizance of an offense punishable for a term more than 3 years imprisonment is पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, एक ऐसे ऑफेंस जिसकी सजा जो है 3 साल से ज्यादा है, 3 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट है, उसको कॉग्निजेंस में लेने के लिए क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशन है? अगर कोई भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है सर। अच्छा ठीक है, ये आंसर करेक्ट है, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझ में आया क्वेश्चन का कि मान लिया कोई ऑफेंस है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन मैक्सिमम क्या होता है कि ज्यादातर सीपीसी पे एप्लीकेबल होता है, सिविल केसेस होते हैं, और जाहिर सी बात है जो ऑफेंसेस 3 या 3 साल से ज्यादा एक ऐसा तो मैक्सिमम चांस है कि वो क्रिमिनल केस हो। क्रिमिनल केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होता है जनरली, हर केस में नहीं मैं बोल रहा हूँ, जनरली। A disputed handwriting can be proved, ये एविडेंस एक्ट से है। अगर मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अभी तक सीआरपीसी से चल रहा था, अभी एविडेंस एक्ट से आ गया हमारा। तो कह रहे हैं जो डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग कैसे प्रूव किया जा सकता है? बाय कॉलिंग एक्सपर्ट, बाय एग्जामिनिंग अ पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द राइटर ऑफ द क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट, कंपैरिजन ऑफ टू एडमिटेड एंड डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स। सर ऑल द अबव है ना, ऑल द अबव सर। अंडर सेक्शन सर 45 के रिलेटेड है आइडेंटिटी एविडेंस एक्ट में, जिसमें ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की रेलेवेंसी मानी जाती है। एक्सपर्ट ओपिनियन किस सेक्शन में है सभी लोग बताइए? Expert opinion, which sections provides the provisions related to expert opinion? Section 45 स्नेहा कह रही है, ठीक है जी, सही बोल रहे हैं स्नेहा? यस सर। हाँ जी। अच्छा ईमानी क्वेश्चन कर रही है, सर एग्जाम में ऐसे सीक्वेंस में आएगा? हाँ जी, सीक्वेंस में आएगा, किसी भी एग्जाम में सीआरपीसी है तो सीआरपीसी के 10-5 क्वेश्चन जो भी वो पूछ रहे हैं, जो भी वेटेज है वो सीक्वेंस में आता है ना, मैक्सिमम हर स्टेट में यही है। हिंदू लॉ पूछ रहे हैं तो हिंदू लॉ के 4-5 क्वेश्चन अगर पूछा तो 4-5 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन रहेगा, है ना, ये होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू ए कोर्ट क्वेश्चन द एडवर्स पार्टी, इन रिलेशन टू ए कोर्ट क्वेश्चन द एडवर्स पार्टी हैज a right to cross examination as a matter of right. In relation to a court question the adverse party, सर ए होगा हैज अ राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एज अ मैटर ऑफ राइट सर, अंडर सेक्शन 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें सर क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है। गुड गुड, चलो ये हो गया हमारा। ये भी एविडेंस एक्ट से क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। एविडेंस मींस एंड इंक्लूड, बहुत ही बेसिक सवाल है स्टार्टिंग से, जो आपके एविडेंस की डेफिनेशन दिया गया है
वहां से पूछा है इन्होंने। एविडेंस मींस इंक्लूड ocular evidence only, documentary evidence only, ocular and documentary evidence both, ocular evidence based on document only। क्या ocular है? सर सी ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आर, ये भी इन्होंने एविडेंस एक्ट से पूछा है। डॉक्यूमेंट्स आर कैरिकेचर, मैप, इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं। Contents of document may be proved by secondary evidence, by primary evidence. A and B both are correct. Above all, C, A and B both are correct, sir. Contents of document may be proved by primary evidence as well as secondary evidence. ठीक है? Secondary evidence जैसे मान लिया मुझे प्रूव करना है कि मैं 10th पास हूँ, तो कैसे प्रूव करूँ? सर अगर आपको प्रूफ करना है, अगर आप 10th पास है तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो जो होगा आपका, वो तो सर एज ए प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। जो अगर आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस हो चुका है आपके पास में, उसकी कॉपी है आपके पास में, तो वो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो कोर्ट की परमिशन से कि मेरे पास उसकी कॉपी है क्योंकि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो चुका है। सर 60, 61 एंड 62 इज रिलेटेड ऑफ एविडेंस एक्ट, सर इससे रिलेटेड है। बोल रही है, सही बोल रही है यति, और लोग बताए भाई। तो सेकेंडरी एविडेंस के लिए तो पहले कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, अलाउ करेंगे तभी सेकेंडरी एविडेंस मिलेगा। अच्छा हाँ, ये बात आई थिंक यति ने भी बताया है। ये सर मैंने ये बोला था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो अगर आपके पास में फोटो कॉपी है तो आप कोर्ट से परमिशन लेके आप वो सबमिट कर सकते हैं कि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस हो चुका है, मेरे पास में उसकी जीरोक्स है, वो एज अ फॉर्म ऑफ मैं सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता हूँ कोर्ट में, तो अगर वो अलाउ करेगी कोर्ट तो आप दे सकते हैं सर। ठीक है, और कोई हिमानी कुछ लिखना चाह रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों सही है इसमें, ठीक है। सेकेंडरी प्राइमरी, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी होता है एक्चुअली में सीक्वेंस में। हाँ, अंडर सब सेक्शन 5C ऑफ सेक्शन 65B, यही की यति इज करेक्ट। अच्छा ठीक है। In Indian Evidence Act, a computer output shall be taken to have been produced by a computer, whether it was produced by it directly, whether it was produced by means of any appropriate equipment, whether it was produced by it directly or with or without human intervention by means of any appropriate equipment, whether it was produced by it directly or means of। ठीक है, कौन है इसमें? सर सी है सर। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिमाग में फिट होता रहे, मैं यही कहूंगा आप सभी से। एडमिशंस क्या है? मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी ओरल, कैन बी आइदर और इन राइटिंग, कैन बी ओरल और इन राइटिंग, ये है। मस्ट बी ओरल, सर सी है, कैन बी अदर ओरल और राइटिंग। सर सेक्शन 17 से लेके सर सेक्शन 24 तक के प्रोविजन सर एडमिशन से रिलेशन प्रोविजन है सर इंडियन एविडेंस एक्ट के सर। ठीक है, ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड हो गया ये। एडमिशन राइटिंग में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। और आगे देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एविडेंस एक्ट पे ही है। फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय द पार्टीज इंक्लूड फैक्ट विच हैव बीन एडमिटेड बाय द पार्टीज एट और बिफोर द हियरिंग, स्टेटमेंट्स मेड ऑन ओथ, एनी सर फर्स्ट है सेक्शन 58 सर, सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट सर डील करता है। सेक्शन 57 और 58 के बीच में सर इसके प्रोविजंस हैं कि फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव इज अ रेलेवेंट फैक्ट। ओके गुड, ठीक है। वही सामने वाला कोई फैक्ट एडमिट कर लिया है ना, तो फैक्ट विच नीड नॉट, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। सामने वाला कह रहा है हाँ भाई मैं 10th पास नहीं हूँ, तो सामने वाला क्यों उसको प्रूव करेगा ये पास नहीं है, जब वो खुद कह रहा है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, करेक्ट है ये। सेक्शन भी याद है आपको, अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, ए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड कैन बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग। एविडेंस एक्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड कैन बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग। वो डॉक्यूमेंट जो लॉ के मुताबिक अटेस्ट करवाना जरूरी है, कैन बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग बोथ द अटेस्टिंग विटनेसेस, एटलीस्ट वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेसेस, एनी, ये एटलीस्ट वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेसेस। रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी जब आपको पढ़ा रहा था तो बताया था वहां पे, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है ना। मान लिया कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, मान लिया कि सेल डीड है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल डीड है, उसको रजिस्टर करना मैंडेटरी है। उसमें 2 विटनेस भी चाहिए, आपको पता है कि विटनेस होने चाहिए। तो अब उसको प्रूव करना हो कि भैया मैंने प्रॉपर्टी सेल किया था, आपके पास सेल डीड है, तो जिन 2 बंदों ने उसको विटनेस के तौर पे साइन किया था, उन दोनों में से किसी एक को आप बुला सकते हो उस प्रूव करने के लिए उस सेल डीड को, ठीक है।
सर सेक्शन 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये देता है कि नंबर ऑफ विटनेसेस में कि आप उसमें एक विटनेस की भी आपकी रेलेवेंसी मानी जाती है सर। ठीक है, गुड। ये हो गया हमारा ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट मोर देन 30 years old कमिंग फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी इज ए ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट मोर देन 30 years old कमिंग फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी इज ए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ बोथ। क्या है ये बताइए? ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट मोर सर रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है सर। अच्छा, क्या मतलब इसका समझाइए, क्या ये बोल रहा है? क्वेश्चन पहले समझाइए फिर आप आंसर समझाइए। सर इसमें ये बोल रहा है सर, इसमें प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट का सर, मुझे याद नहीं आ रहा उसमें सर। उसमें ये दे रखा है कि अगर कोई भी 30 years ओल्ड आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपने वो कोर्ट में पेश किया है तो वो रेलिवेंट माना जाएगा डॉक्यूमेंट। तो सर उसको एज ए रिबटेबल प्रिजम्पशन माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है। रिबटेबल प्रिजम्पशन का मतलब सर यही है। तो मुझे सेक्शन याद नहीं आ रहा सर इसका, मैंने पढ़ा सर, इसका सेक्शन याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये समझाओ ना कि रिबटेबल प्रिजम्पशन क्या होता है? रिबटेबल प्रिजम्पशन क्या है सर? रिबटेबल प्रिजम्पशन वो होता है कि जो कोर्ट मतलब कि उसको मैंडेटरी मानेगी ही मानेगी, मतलब कि शैल, जिसमें भी प्रोविजन में शैल लिखा हुआ है, मतलब कि शैल वर्ड जो है वो इसका मतलब मैंडेटरी कि कोर्ट उसको अप्लाई करेगी ही करेगी। सही कह रही है यति भाई? एनीवन एल्स? सर रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब है कि जो लॉ अपनी नजर में मैंडेटरी मांगती है, जैसे अपना ये प्रोविजन है ना डॉरी डेथ का, ये जो कि अगर उसको ये करता है और वो मर जाती है उतनी ईयर्स, ये शादी के आई थिंक 7 years के पहले, तो ये माना कि हाँ क्रुएल्टी किया गया हो हस्बैंड, तो वो जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। तो लेकिन अगर उसका हस्बैंड चाहे तो उसमें एक साथ बच्चे का था सर मेंटेनेंस या किसका तो था, जिसमें रिबटेबल का मतलब होता है कि जो लॉ मान रही है उसको आप रिबट भी कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा कोई फैक्ट है एविडेंस है प्रूफ करने के लिए। तो चलो काफी हद तक सही बताया आपने। यदि आप थोड़ा सा ना अलग डायरेक्शन में चले गए, रिबटेबल प्रिजम्पशन का मतलब ये होता है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर रही है कि भैया ऐसा है, कोर्ट प्रिज्यूम कर ले रही है कि हाँ ये लड़का 10th पास है, लेकिन अगेंस्ट जो पार्टी है उसके पास ये ऑप्शन है कि उसको रिबट कर दे, खंडन कर दे उसका। अगर सामने वाले पार्टी ने ये प्रूफ ले आया कि ये 10th पास नहीं है तो कोर्ट मान लेगी कि 10th पास नहीं है, लेकिन पहले कोर्ट यही मान रही है कि हाँ लड़का 10th पास है। प्रिज्यूम ये कर रही है कोर्ट कि ये लड़का 10th पास है। अब सामने वाला जो अगेंस्ट पार्टी है वो लाएगा प्रूफ, अगर वो प्रूफ कर दिया कि 10th पास नहीं है तो कोर्ट मान लेगी 10th पास नहीं, लेकिन पहले कोर्ट यही मान के चल रही है, प्रिज्यूम करके चल रही है कि 10th पास है। दैट इज कॉल्ड रिबटेबल। कई बार रिबटेबल प्रिजम्पशन रिबटेबल होते हैं। प्रिज्यूम तो हो गया, लॉ ने प्रिज्यूम कर लिया कि हाँ ऐसे ऐसे है। अब सामने वाला अगर उसके अगेंस्ट में एविडेंस ले आया तो रिबट कर दिया। रिबटेबल मतलब खंडन करना, किसी चीज को खंडित करना। जैसे सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको मैं खंडित कर दिया। मैं कैसे खंडित कर सकता हूँ? एविडेंस देके, नहीं भाई आप गलत करो, देखो ये एविडेंस है, तो मैंने खंडन कर दिया, तो यस इट्स ओके, रिबट हो गई चीजें और मेरी बात अब मानी जाएगी। इररिबटेबल प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? इररिबटेबल प्रिजम्पशन का मतलब इररिबटेबल प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? इररिबटेबल प्रिजम्पशन का मतलब कि लॉ प्रिज्यूम वैसे ही करेगी, आप उसमें कुछ आपका से नहीं है, आप कुछ इसमें नहीं बोल सकते। लॉ प्रिज्यूम कर रही है तो कर रही है, ठीक है। तो इसका सेक्शन 90 माना, सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है इस प्रोविजन से सर। हाँ ठीक है, आप पढ़ लेना, गुड। चलो अब हम देख लेते हैं इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में? ऑन प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ऑन एक्यूज्ड, बहुत इजी है ये तो, पहला वाला है ना, प्रोसिक्यूशन पे डिपेंड। यस सर। मैं एक्यूज्ड हूँ, मैं मर्डर का एक्यूज्ड हूँ, जाहिर सी मतलब जो प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसिक्यूशन होगा वो प्रूव करेगा, वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बिना किसी शक शुबह के वो प्रूव करेगा कि मैंने मर्डर किया है ना। क्रिमिनल प्रोसीडिंग बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा पहले उस पे रहता है, फिर वो कुछ कहेगा, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा मेरे वकील पे, डिफेंस लॉयर। सेक्शन 101 एंड 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सर। हाँ ठीक है, गुड। अब ये भी एविडेंस एक्ट से है, लीडिंग क्वेश्चंस के से रिलेटेड है। लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, कैन नॉट बी आस्क्ड इन एनी सर्कमस्टेंसेस। सर क्रॉस एग्जामिनेशन सर, इसमें प्रोविजन लिखा हुआ है सर। लीडिंग क्वेश्चंस मतलब ये होते हैं सर जो केस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपने ये
देखा तो आपने कितने बजे सीख देखा सर? तो ये सारे लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं सर। नहीं, अगर कैसे मैं पूछूं कितने बजे देखा तो ये लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक तरह से इनडायरेक्टली उसको हिंट देना। हाँ, अपने अगर मैं उससे कहूँ कि क्या तुम 5 बजे सिनेमा हॉल में गए थे, ऐसे ही मतलब है ना कि मतलब विटनेस समझ पा रहा है कि क्या मुझे बोलना है क्या नहीं बोलना, मैं उसको हिंट सवाल दे। में उसको जवाब दे देना है। हाँ, सवाल कर रहा हूँ लेकिन उसमें जवाब भी है, तो ये लीडिंग क्वेश्चन होता है। आप लीड कर रहे हो उसको, क्वेश्चन के थ्रू उसको लीड कर रहे हो। हाँ सर मनप्रीत, सेक्शन 141 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सर। हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग, एक तो एग्जामिनेशन चीफ के टाइम आप नहीं पूछ सकते लीडिंग क्वेश्चंस, वो मना है। आप पहले एक बंदा क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ किया, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। उसके बाद री एग्जामिनर वही करेगा जो एग्जामिनेशन चीफ किया होता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में भी सिर्फ कर सकते हो, लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। आइए इसमें देखिए, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 shall apply to such accommodation which has not been used without reasonable cause for which it was let for a continuous period of 6 months। ठीक है, तो एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, ठीक है, इसको पढ़ लेना, एमपी लोकल लॉ है ये। which has not been used for which it was let for a continuous period of 6 months। तो एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट उस पे एप्लीकेबल होता है, वैसे अकोमोडेशन पे एप्लीकेबल होता है जिसको कंटिन्यूसली 6 महीने तक यूज नहीं किया गया है, विदाउट रीजनेबल कॉज, बिना किसी रीजनेबल कॉज के, फॉर विच इट वाज लेट, है ना, जिसके लिए किराए पे वो चीज दी गई थी, सामने वाले ने कंटिन्यूसली उसको 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं किया, किराए पे लिया था तब भी उसको इस्तेमाल नहीं किया, और उसके लिए उसके पास कोई रीजनेबल कॉज नहीं था, जेन्युइन वजह, कोई जायज वजह नहीं थी उसके पास ना यूज करने के लिए, तो उस सूरत में अब एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 इस पे एप्लीकेबल होगा। After a notice of demand for arrears of rent has been served on tenant, he should pay or tender the arrears of rent to save himself from eviction। आपकी ये भी लोकल लॉ से रिलेटेड है। तो 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ, उसके जब नोटिस सर्व हो जाता है, अरियर्स ऑफ रेंट के लिए नोटिस भेज दिया जाता है उसको, तो जब टेनेंट पे सर सर्व हो सेक्शन 12 ऑफ इंडिया, सेक्शन 12 सर एमपी अकोमोडेशन एक्ट के सर, वो सारे सारे इविक्शन के रिलेटेड प्रोविजंस है सर। हाँ ठीक है, वो 2 महीने के अंदर अंदर उससे करना है। गुड, और आगे चलते हैं। हमारा tenant may be evicted on the ground of bona fide need of landlord for residential purpose but the need does not extend to, ये क्या है, need of any other tenant paying more rent। ठीक, देख लेना इसको। और देख लेते हैं, फॉर ए कंस्ट्रक्शन विच हैज मटेरियली अल्टर्ड द अकोमोडेशन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इंटरेस्ट और इज लाइकली टू डिमिनिश इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली बाय द टेनेंट। अब ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए विच हैज मटेरियली अल्टर्ड द अकोमोडेशन, जो अकोमोडेशन दिया गया था उसको मटेरियली अल्टर्ड कर दिया, है ना, आपने दीवार गिरा दिया या दीवार बना दिया या रूम बना दिया, कुछ भी मतलब मटेरियली आपने अल्टर कर दिया, जो लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं, एक मिनट, कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को लॉस हुआ है या उसके अकोमोडेशन की वैल्यू डिमिनिश हुई है, कमी हुई है उसकी वैल्यू में। सर वो परमिशन लेगा लैंडलॉर्ड से करने के लिए, रिटर्न परमिशन, तभी कर पाएगा सर वो। ठीक है, यानी कि बी वाला आंसर है ना। गुड, यस सर। आगे बढ़ते हैं। In case of eviction on the ground of bona fide need for residential or non-residential accommodation, landlord cannot obtain possession of the accommodation before, ये करें 2 month, यहाँ पर 2 month है ना, एविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ bona fide need for residential, और ये ठीक है 2 महीने हो गए। सर 12 का ई एंड एफ रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए सर, ठीक, इविक्शन का। गुड। अब आगे देख लेते हैं, ये भी एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 कैन बी टेकन बाय, कौन ले सकता है? सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जी हम फर्स्ट क्लास, ठीक है, जुडिशियल यस मजिस्ट्रेट सर। फर्स्ट क्लास, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। Which of the following is incorrect statement? Tenant can sublet the whole or any part of the accommodation held by him as a tenant with the previous consent in writing of landlord। ये tenant can transfer or assign his rights in the tenancy or is any part thereof with the previous consent in writing of landlord। For subletting, previous consent of landlord has to be taken in writing. It is a mandatory provision।
A landlord shall claim or receive the payment of any sum as premium of pagdi for giving his consent to the subletting of the accommodation held by the tenant. ये correct बता रहे हैं. Landlord shall claim or receive the payment of any sum as premium of pagdi for giving his consent to the subletting of the accommodation held by the tenant. ये वाला correct बता रहे हैं. Standard rent may be fixed by, अब standard rent ये बोल रहे हैं कोर्ट लैंडलॉर्ड आरसीए अच्छा रेंट कंट्रोल अथॉरिटी. ठीक है. सर सेक्शन 7 स्टैंडर्ड रेंट से रिलेटेड करता है. स्टैंडर्ड रेंट क्या है, क्या होता है स्टैंडर्ड रेंट? सर स्टैंडर्ड रेंट वो होता है कि जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी फिक्स करता है कि इतना ही अमाउंट आपको लेना है, उससे ज्यादा आप बियॉन्ड नहीं ले सकते हो. सही कह रही है थी. और कोई बताए? उससे ज्यादा नहीं ले सकते या उससे कम नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है? सर उससे कम नहीं ले सकते. अगर आपको उससे थोड़ा सा इंक्रीज करना है, लॉफुल इंक्रीज करना है, तो सेक्शन 8 के अंदर प्रोविजन दे रखे हैं कि आप मत की लॉफुल इंक्रीज क्या, उसके फॉलोइंग प्रोविजंस दे रखे हैं, उस कंडीशंस दे रखे हैं कि आप उस कंडीशन पे ही आप इंक्रीज कर सकते हैं. मतलब कि आप 10% इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. वो कंडीशन अगर आपकी है तो सर उस पे लॉफुल इंक्रीज का सेक्शन 8 में सर ये कह दूं ना कि भाई स्टैंडर्ड रेंट मतलब उस लोकेलिटी में स्टैंडर्ड रेंट वो होगा, मतलब उससे नीचे मैं किराए पे नहीं दे सकता, वो रेंट स्टैंडर्ड रेंट, ऐसे मैं बोल दूं. और कोई बताए भाई स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? जैसे 10,000 महीना करोल बाग है न्यू दिल्ली, करोल बाग में स्टैंडर्ड रेंट क्या है भैया? 10,000 महीना. तो 10,000 से कोई कम नहीं लेगा ऐसा, या 10,000 से ज्यादा कोई नहीं लेगा, ये स्टैंडर्ड रेंट है. बताइए. एक स्टैंडर्ड रेंट बना है इसने, हाँ ऐसा नहीं है हर मोहल्ले में हर लोकेलिटी में होता है स्टैंडर्ड रेंट. लोकल रेंट एक्ट होते हैं अकॉर्डिंगली फिक्स किया जाता है. ऐसा नहीं ना कुछ भी कोई भी ले लो, आप 50,000 रख दो, है ना, ऐसे नहीं हो सकता. तो इसको देखना और मुझे बताना आप स्टैंडर्ड रेंट कमेंट बॉक्स में. जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों से कल मुझे आप इसको बताना मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है. ठीक है, आपने जवाब सही दिया, आरसीए ही है. ठीक है जी. वेयर एंड लैंडलॉर्ड रिकवर्स पोजीशन. ठीक है, इसको छोड़ो, बाकी रेंट कंट्रोल एक्ट पे है, इसको देख लेते हैं. इफ द अकोमोडेशन वाज लेट टू ए टेनेंट फॉर यूज एज ए रेसिडेंस बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग इन सर्विस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड and that tenant has ceased to be in such service or employment, then which of the following is perfect? ये कहते हैं अगर अकोमोडेशन जो है किराए पे दिया गया था टेनेंट को उसके रेजिडेंस पर्पस के लिए, इसलिए कि सर्विस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, एंड दैट लैंडलॉर्ड सर्विस में था या एम्प्लॉयमेंट में था, और टेनेंट हैज सीज्ड टू बी इन सच सर्विस और एम्प्लॉयमेंट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है. If the accommodation was let to a tenant for use as a residence by reason of his being in service or employment of the landlord, अच्छा, and the tenant has ceased to be in such service or employment. अच्छा अच्छा अच्छा, वो लैंडलॉर्ड क्या नौकरी करता है, इसकी वजह से उसको टेनेंट किराए पे रख लिया गया था. उसके बाद कहते हैं कि अगर वो टेनेंट हैज सीज्ड टू बी इन सच सर्विस और एम्प्लॉयमेंट, अगर वो टेनेंट को फिर बाद में सर्विस से निकालता है या एम्प्लॉयमेंट से निकालता है, इनमें से तीनों में से चारों में से कौन सा एप्लीकेबल है? कह रहे हैं ग्राउंड फॉर एविक्शन इज अवेलेबल इन ऑल रिस्पेक्ट. दिस इज नॉट ए ग्राउंड फॉर एविक्शन. ये कह रहे हैं ग्राउंड फॉर एविक्शन shall not be available if any dispute as to whether the tenant has ceased to be in service or employment of the landlord is pending before any competent authority. ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, थर्ड कर लेना. पूर्वी को क्या हो गया भाई, लिसन ओनली पे कर दिया. चलो, which of the following is not a legal ground of eviction? लीगल ग्राउंड कौन नहीं है इसमें से? लैंडलॉर्ड डिजायर्स टू इंक्रीज द रेंट बीइंग पेड बाय द टेनेंट एंड टेनेंट रिफ्यूज फॉर सच इंक्रीज. ये रीजन जो है एविक्शन का नहीं हो सकता, लीगल ग्राउंड एविक्शन का नहीं है. ठीक है, किराया बढ़ा रहे हो, बढ़ाने नहीं दे रहा टेनेंट, तो इसके बदले आप एविक्ट कर लोगे, ऐसा नहीं होगा. अगेंस्ट एन ऑर्डर passed by Rent Controlling Authority (RCA) under any section of Chapter 3 of MP Accommodation Control Act 1961, only appeal shall lie.
अपील शैल नॉट लाई, ओनली रिवीजन शैल लाई, बोथ अपील एंड रिवीजन शैल लाई। ये भी क्वेश्चंस आते सर हैं। रिवीजन शैल लाई सर। सर वो चैप्टर 3 बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए जो प्रोविजंस सर दे रखे हैं उसमें 23A से लेके 23Z तक वो सर एमपी अकोमोडेशन के हैं सर इसमें उसमें। ठीक है, गुड। ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट एन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट। अब इसमें क्या, ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट आफ्टर 1 सर वीक ए ऑफ हिज बर्थ, आफ्टर अच्छा अपॉन हिज बर्थ, आफ्टर 1 वीक ऑफ बर्थ, आफ्टर 12 डेज ऑफ बर्थ। तो हमने आपको ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है कि पैदा हो, हमने आपको जैसे ही पैदा हो उसमें सेक्शन में बता दीजिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का। सर सेक्शन 13 ये 13 में है। गुड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से है। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टीज ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन बाय पर्संस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट देयरिन बट देयर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी आर ऑफ इक्वल वैल्यू, ट्रांसफरर आर एंटाइटल्ड टू गेट इक्वल शेयर इन द कंसिडरेशन, एंटाइटल्ड टू गेट एन इक्वल। क्या है इसमें बताइए? ये ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। देखो अब लाइन से आ रहे हैं ना क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। कह रहे रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंट is applicable to suits for specific performance of contract to transfer the immovable property. This statement is false है, true है, partly true है, depends on the facts of the case. पहले तो मुझे रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंट समझा दो। अच्छा ठीक है, ट्रू है। क्या होता है रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंट? तो रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस में देखिए पेंडेंसी ऑफ कोई सूट है तो सर वो जो पेंडेंसी सूट है सपोज किसी कोर्ट में, तो उस कोर्ट के और उसने दूसरे पर्सन ने फाइल किया एप्लीकेशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो सर वो सर थोड़ा सा सर इसमें मुझे कंफ्यूजन सी है, बस ये पता है कि पेंडिंग सूट के रिलेटेड है सर, इसीलिए सर। कोई बात नहीं। और कोई? पेंडिंग ये ना रूल्स ऑफ लिस्ट पेंडिंग मतलब पेंडिंग सूट जो कोर्ट में रहता है, तो जैसे जो जिसने सूट फाइल किया है तो वो अपने कोर्ट में पेंडिंग ही है 2 साल से 3 साल से, तो वो उसी प्रॉपर्टी को किसी और के साथ ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी और के साथ डील नहीं कर सकता है। ठीक है, ये रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस है। ठीक है कि भाई ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट यू कैन नॉट ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी में मुकदमा चल रहा है वो प्रॉपर्टी आप किसी को बेच नहीं सकते। ये ठीक है, रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस ये कहता है पेंडिंग सूट है। क्वेश्चन क्या कहता है ये भी समझा दो। रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंट इज एप्लीकेबल टू सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। सही बात है, ट्रू है, ये सही बात है ना कि रूल ऑफ लिस्पेंडेंसी वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। अगर मान लिया कोई आपने सूट दायर कर दिया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट दायर कर दिया आप, किस लिए? क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे मुझे, इससे रिलेटेड आपने सूट फाइल कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो उस सूट पे भी अगर वो उस प्रॉपर्टी पे कभी मुकदमा है अभी चल रहा है ना, पेंडेंसी है, तो रूल ऑफ लिस्पेंडेंस एप्लीकेबल होगा उस पर, आप उससे स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवा सकते। ये बोल रहा है, ट्रू है, ये सही है। तो ये देख लेते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी द सेलर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रेंट्स एंड प्रॉफिट्स, इंटाइटल्ड टू रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनरशिप देयरऑफ पास्ड बाय द बायर, इंटाइटल्ड टू रेंट्स एंड प्रॉफिट फॉरएवर, नन ऑफ द अबव। सर बी सेक्शन 54 सर टीपीए का सर, वो सेल से रिलेटेड प्रोविजंस है सर उसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा। In case of usufructuary mortgage, the mortgage is placed in possession and has a right to receive the rents and other profits till the mortgage money is paid, till the contract is rescinded for a fixed period of 30 days for a fixed period of 90 सर days. ए सेक्शन 58 ऑफ टीपीए। क्या होता है usufructuary mortgage? Anyone of you? सर यूसिफिटी मॉर्गेज वो होता है सर, पर सर एक मॉर्गेजर ने कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को दे रखी है कि मैं जब मेरे पास मत की और उससे अमाउंट ले रखा है कि जब मेरे पास हो जाएगा तो मैं आपको मत के आपको वो पैसे आपको रिटर्न करके अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। तो सर जब तक वो पैसे उसको मत की जब तक वो उसको पैसे रिटर्न नहीं करता मॉर्गेजी को, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उससे बेनिफिट जो भी मिलता है, जो भी प्रॉफिट अर्न करता है वो यूज कर सकता है और अपने पास रख सकता है जब तक उसका पैसे उसे वापस नहीं मिल जाते मॉर्गेजी को। सही कह रही है यति, और लोग बताएं।
सही है, ठीक है, सही बोल रही हूँ, करेक्ट है ये। तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं और इसके आगे की क्लास आप मान के चलो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रॉपर्टी तक हम लोग पहुंचे हैं और स्लाइड 20 है, ठीक है। तो ये याद किए रहना आप लोग, और कल मॉर्निंग में भी यही हम पेपर लेके बैठेंगे और इसको हम लास्ट तक डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, यस सर, थैंक यू सो मच।